हेलो बच्चों। तो मेरा नाम हुआ बसंत कुमार, हजारीबाग केमिस्ट्री हब कोचिंग क्लासेस से। आज हम लोग मॉडल सेट क्लास 11 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें आपका टोटल 40 मार्क्स होगा। 40 का जो क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। पूरा सिलेबस से है, हम लोग चेक करेंगे। देखिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको क्लास 11 में फुल मार्क्स लाना है तो वीडियो में आप लोग थोड़ा सा रेगुलर देखा करिए, है ना। आज पहला वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। टोटल जितना भी क्वेश्चन बैंक आया है क्लास 11 का, जितना भी चैप्टर है, सारा चैप्टर का एक एक वीडियो बनेगा। और आज आप लोग को पहले हम मॉडल सेट का सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहला चीज़, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग ज़रा सा पढ़ेंगे तो इसमें लिख रखे हैं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 1260। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं कि आपके जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं, नॉन जीरो डिजिट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जो एंडिंग जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, बट जो एंडिंग जीरो दशमलव मतलब पॉइंट के बाद आएगा वो सिग्निफिकेंट होता है। तो इसमें देखिए जो लास्ट वाला जो जीरो आ रहा है वो आपका दशमलव के बाद नहीं है, मतलब ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 1 2 6 मतलब टोटल 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका बी होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला गया था एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। तो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कितना जो एटम है सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसा लिखते हैं। जैसे कार्बन 1 और 1 आपका 2 है, हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, ऑक्सीजन 1 और 1 2 है। सभी का रेशियो निकाल दीजिए, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो अगर हम लोग 2 4 2 सभी नंबर यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा तो आपका रेशियो 1 2 1 आएगा। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ कि कार्बन की संख्या 1 होगा, हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। मतलब आपका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो इस कंपाउंड का CH2 वो होगा। तो हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला गया इफ़ यू हैव 300 ml of 0.5 molar NaCl, how many ml of 4.5 molars NaCl can you make? अगर आपके पास 300 ml का एक सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी 1.5 दे रखा है, तो आपको बोला गया है कि आपको 4.5 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो ये आपका डाइल्यूशन फार्मूला से बनेगा। डाइल्यूशन फार्मूला हम लोग चेक करते हैं, M1 V1 = M2 V2। चलो बच्चों देखो, इसमें हम लोग को V2 निकालना है, तो V2 = आपका हो जाएगा M1 V1 और ये M2 आपका डिवाइड में आ जाएगा। ये फार्मूला हम लोग पुट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा M1 1.5, V1 300 ml और M2 4.5 सभी को पुट करिए। V2 = M1 आपका 1.5, V1 आपका 300, M2 आपका 4.5। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है डिजिट वो 15 और ये 45 आपका 3 बार में कट जाएगा। ये 3 से ये 100, 3 से ये आपका 100 बार में ये 300 चला जाएगा। मतलब जो आपका वॉल्यूम आएगा V2 आएगा वो कितना आ जाएगा 100 ml। तो आपका इसका आंसर 100 ml होगा। डाइल्यूशन फार्मूला M1 V1 = M2 V2 आपको पुट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। फोर्थ नंबर 4 में आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। सबसे ज़्यादा एटम किसका है। तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपको मास दिया हुआ रहता है, तो उसका हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे और जो मोल आएगा, जिसका मोल सबसे ज़्यादा आएगा
उसका नंबर ऑफ एटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मोल निकालने का फार्मूला W बाय मोलर मास। चलिए पहला हम लोग निकालते हैं, इसका चेक करते हैं। इसमें अगर N निकालेंगे तो W बाय मोलर मास, सोडियम का 1 ग्राम दे रखा है और सोडियम का मोलर मास 23, 1/23 मोल आया। अगर हम लोग लिथियम वाला का निकालते हैं तो इनका N = W बाय मोलर मास, तो इसका मास 1 और इनका मोलर मास मतलब एटॉमिक मास 7, तो ये 1/7 और 1/23। अगर इनका हम लोग चेक करेंगे तो N = W बाय मोलर मास, W इनका 1 और मोलर मास क्लोरीन Cl2 का 71, तो ये सबसे छोटा आ रहा है। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा मोल है वो आपका लिथियम का आया, तो मोल लिथियम का ज़्यादा है, मतलब इसका एटम भी क्या होगा, ज़्यादा। तो आपका जो 4th क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, C, 1 ग्राम ऑफ लिथियम। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन Br35 और उनका मास 80 दे रखा है। तो चलिए इसमें से सबसे पहले आप लोग बताइएगा, किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर रहता है, तीनों चीज़ आपस में इक्वल। न्यूट्रॉन अगर आपको निकालना है तो मास में प्रोटॉन की संख्या माइनस करिए, तो उसका ट्रिक बताया गया था, ऊपर में नीचे को माइनस करेंगे। चलिए देखते हैं। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या 35 होगा। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, तो प्रोटॉन भी 35 होगा। और न्यूट्रॉन 80 में अगर 35 माइनस करेंगे तो 45 आएगा, तो 35, 35, 45 आपका ऑप्शन बी सही होगा, 35, 35, 45। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। हाँ 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला गया व्हाट विल बी दी वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। आपको इसमें वेवलेंथ निकालना है, मास दिया हुआ है। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहला बात कि वेवलेंथ का फार्मूला डी ब्रोगली वाला h बाय मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे h का मतलब प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। मास आपके पास क्वेश्चन में 0.1, ठीक है। वेलोसिटी आपका दे रखा है 10, तो इनको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 0.1 और 10 को अगर मल्टीपल करते हैं तो 1 आएगा, 6.26 इंटू 10 के पावर, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो लेमड़ा है 6.626 इंटू 10 के पावर -34 मीटर। तो ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही होगा। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल आता है बाबू लोग, कैलकुलेशन भी बहुत ही सिंपल होता है, तो आप लोग न्यूमेरिकल से डरो नहीं, बस फार्मूला ध्यान में रखो कि वेवलेंथ निकालने का क्या था, h बाय मास इंटू वेलोसिटी। सभी वैल्यू पुट करेंगे, लेमड़ा निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाएंगे। 7 नंबर, द सीरीज ऑफ लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपियर इन द विजिबल रीजन। तो बच्चा लोग यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो सीरीज होते हैं, जिसमें से जो आपका बाल्मर सीरीज होता है वो आपका विजिबल होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, बाल्मर सीरीज। इसमें सी नंबर 7 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिफाइन द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका बताता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल, एजीमुथल बताता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो शेप कौन बता रहा है, आपका शेप बताएगा बच्चा एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 3। तो देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, n का वैल्यू अगर 3 है तो उसमें कितना ऑर्बिटल होंगे वो पूछा गया है। तो इस केस में आप लोग को पता होना चाहिए, पहला अगर n का वैल्यू 1 है तो इसमें सिर्फ आपका s वाला होता है,
n के वैल्यू अगर 2 है तो इसमें s और p आपका सबसेल होता है, n का वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ s p d, और हम लोग जानते हैं s में 1 बॉक्स, p में 3 बॉक्स और d में हमारा 5 बॉक्स होता है। तो आप जोड़िए कितना हो गया, 1 और 3 4 और ये 5 9, टोटल आपके पास कितने होंगे 9। अगर n का वैल्यू 3 दे रखा है तो उसमें ऑर्बिटल की संख्या कितना होगा 9 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 10 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CH4। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक अगर पूछा गया तो पहले आप CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। CH4 इसमें कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन 6 होगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 6 और 4 टोटल इलेक्ट्रॉन 10। तो आप चेक करेंगे अगर ऑप्शन में सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आर्गन में 18 होते हैं, नियोन में कितने होते हैं 10, तो इनका आंसर सही क्या होगा नियोन। CH4 किसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, नियोन के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग आएंगे 11 नंबर। आपसे पूछा गया है आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो क्षमता होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन दे सकता है, रिलीज कौन करेगा। तो यहाँ पर सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर पूछा जाए तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। उसका ट्रिक हम आप लोग को बताए थे, देखिए ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फोन करो ब्रो इंटर साइंस कॉलेज पीएच वैल्यू पूछने के लिए। क्या बताए फिर से सुनिए, फोन करो ब्रो इंटर साइंस कॉलेज पीएच वैल्यू पूछने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, बट यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं पूछा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता किसका है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता आपका क्लोरीन हो जाएगा, Cl। ठीक है बच्चे लोग ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूछेगा तो फ्लोरीन, गेन एंथैल्पी पूछा मतलब क्या होगा क्लोरीन होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है 12 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। सबसे बड़ा साइज और सबसे छोटा साइज किसका है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए नोट में हम आप लोग को सिखाए थे, सुनिएगा, जो आपके पास केटायन होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनका बात कर रहे हैं। जो केटायन है उसका साइज छोटा होता है किनसे, उन्हीं का न्यूट्रल आयन से, और उससे भी बड़ा किसका होता है, एनायन का। ये आप लोग बातें ध्यान में रखिएगा। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, मतलब सभी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तो वो सब में से किसका ज़्यादा किसका कम, तो जो केटायन है उसका साइज छोटा, इससे बड़ा कौन होगा न्यूट्रल, और सबसे बड़ा एनायन। तो पहले चेक करेंगे, देखिए लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखना है, पूरा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 का साइज बड़ा होता है, उससे छोटा ग्रुप 2 होता है। तो पहले यहाँ पर बड़ा देखिए, तो बड़ा आपका ग्रुप 1 है, उससे बड़ा ग्रुप 2, और उससे भी छोटा और उधर जाएगा। तो हमारे पास जो मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम 2+ है, ये दोनों में चेक करेंगे, देखिए मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा, मैग्नीशियम 2+ का छोटा होगा। एल्युमिनियम 3+ का, एल्युमिनियम का बड़ा, एल्युमिनियम 3+ का छोटा। तो देखिए सबसे बड़ा अगर चेक करेंगे तो ये मैग्नीशियम आपको ग्रुप 2 का है, तो ये मैग्नीशियम बड़ा होगा। छोटा बात करेंगे तो एल्युमिनियम 3+ सबसे छोटा होगा। तो आपका जो आंसर होगा मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम 3+, बड़ा में मैग्नीशियम, छोटा में एल्युमिनियम 3+। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 13 नंबर। देखिए बच्चा लोग, ये तो पूरा सिंपल फार्मूला है कि बोला गया है द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो आपका NS 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन जो है ये आपका S ब्लॉक एलिमेंट का होता है। NS2 NP 1 से 6 तक ये आपका P ब्लॉक एलिमेंट का होता है। N-1 D में 1 से 10 या NS 1 से 2 ये आपका D ब्लॉक एलिमेंट का होता है, और ये A वाला आपका F ब्लॉक का होता है। पूछा क्या गया है D का, तो D का आंसर क्या होगा C। D ब्लॉक एलिमेंट का क्या होगा, ये C होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 14। BeCl2 मतलब इसका डायपोल मोमेंट पूछा गया। देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, Be आपका सेंट्रल एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, तो बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2।
इसमें क्लोरीन कितना है 2, तो ये इससे एक जुड़ जाएगा, एक इससे जुड़ जाएगा। देखिए बेरिलियम के पास एक भी लोन पेयर बचा हुआ नहीं है और बेरिलियम जिससे भी बॉन्ड बनाया वो दोनों सेम एटम है। तो जब सेंट्रल एटम सेम एटम से जुड़ा हुआ हो और उनके पास कोई भी लोन पेयर ना हो तो उनका डायपोल मोमेंट 0 होता है, मतलब वो नॉन पोलर होता है। तो यहाँ पर देखिए जो BeCl2 का जो डायपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, आपका ऑप्शन डी 0 हो जाएगा। और ये BeCl2 कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 15 नंबर, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2। बच्चा लोग ये सभी लोग जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैसे, H2 का अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो H और H के बीच में एक बॉन्ड होता है, H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। अगर O2 का पूछा जाए तो वो और वो के बीच में 2 बॉन्ड, मतलब O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। अगर N2 का पूछा जाए तो N और N के बीच में 3 बॉन्ड, मतलब N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पूछा गया O2 का, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग इसमें 16 क्वेश्चन 16 आपसे पूछा गया है द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का शेप, तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो इनका वाटर में पहले आप निकालोगे, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है बाबू लोग। इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऐसे। इसमें आपका बॉन्ड पेयर की संख्या 1 और 1 2 हो जाएगा, लोन पेयर की संख्या 1 और 1 2 हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 4 हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो 4 वाला का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, ऑक्सीजन बीच में ऐसे। इसमें से आपके पास 2 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर, बॉन्ड लगा दो ऐसे, यहाँ पर लोन पेयर लगा दो ऐसे। तो इसको हम लोग ऐसे मैच करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर जो इसका शेप होता है बाबू लोग वो सिर्फ बॉन्ड पे डिपेंड करता है। जब हम लोग ये लोन पेयर हटा देंगे तो आपका जो बॉन्ड है वो आपका बॉन्ड सिर्फ दिख रहा है ऐसे, ये और ये जो चीज़ है ये क्या बोलते हैं, इसको बेंट बोलते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बेंट। ठीक है, वाटर का शेप कैसा होता है, बेंट होता है, टेढ़ा हो, एंगुलर भी बोल सकते हैं या फिर भी शेप भी बोल सकते हैं, 3 तरह से बोलते हैं, बेंट, एंगुलर, भी शेप। चलिए वाटर का शेप। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 17 नंबर, CH4 व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C इन CH4। तो बाबू लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिंपल है, आपको सिग्मा बॉन्ड देखना होता है। चलिए CH4 में CH4, बच्चा लोग देखो ध्यान दो, CH4 में कितना आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल सिग्मा सिंगल सिग्मा, ये आपका सिंगल सिग्मा सिंगल सिग्मा, टोटल 4 सिग्मा हुए। तो हम लोग सीखे थे अगर 2 सिग्मा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 सिग्मा sp2, 4 सिग्मा sp3। तो बताइए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4। तो CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 18। देखिए 18 में बोला गया था इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अगर कोई भी एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसका जो इंथैल्पी होता है वो 0 होता है। चलिए ठीक है, ये आप लोग दिमाग में रखिएगा, कोई भी एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में तो उसका इंथैल्पी 0 होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 यहाँ पे क्या है, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। देखिए बच्चा लोग, आइसोथर्मल कंडीशन क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग में जो टेम्परेचर का जो चेंज होता है वो 0 होता है। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर होगा वो एक्सचेंज नहीं होगा। मतलब जो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, डेल मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0 आइसोथर्मल के लिए। चलिए ठीक है, अगर एडियाबैटिक पूछता तो उसमें आपका हीट आपका 0 होता, तो चेंज इन हीट आपका 0। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में आपका टेम्परेचर चेंज में 0 होगा। अगर एडियाबैटिक पूछता तो चेंज इन हीट आपका 0 होता। चलिए ठीक है, तो 19 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे फॉर द रिएक्शन 20 नंबर, एक रिएक्शन है क्लोरीन एटम
कंबाइन होकर के Cl2 में जा रहा है। जब दो एटम कंबाइन होते हैं तो उनका जो फ्रीडम होता है, जो एंट्रोपी होता है वो भी नेगेटिव हो जाता है और उनका जो इंथैल्पी एनर्जी होता है वो भी नेगेटिव हो जाता है। तो डेल एच इंथैल्पी नेगेटिव और एंट्रोपी भी क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका आंसर सॉल्यूशन ऑप्शन चलिए चेक करते हैं 20 का। तो 20 का जो सॉल्यूशन हो इसका होगा डेल एच चेंज इन इंथैल्पी नेगेटिव और चेंज इन एंट्रोपी, ये भी क्या होगा, नेगेटिव। जब दो एटम कंबाइन होंगे, गैसियस एटम दो कंबाइन होंगे तो उनका डेल एच नेगेटिव, डेल एस भी नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। चलिए, द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, वहाँ पर डेल जी जो होता है गिव्स फ्री एनर्जी, वो आपका 0 से कम होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 0 से कम क्या है, डेल जी लेस देन 0, आपका ये आंसर होगा। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0, ये आपका नहीं होगा, लेस देन। अगर स्पॉन्टेनियस पूछा गया है तो आपका डेल जी क्या होगा, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी 0 से छोटा होगा। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस पूछता तब आपका डेल जी का वैल्यू क्या होता, 0 से बड़ा होता। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर चेक करेंगे। H = U + PV, ये आपका इक्वेशन किसका है, तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते थे इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में अगर चेक करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में आ रहा है। तो इसका इक्विलिब्रियम क्वेश्चन लिखना है। तो सबसे पहला बात कि जो भी प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन हम लोग ऊपर लिखते थे और रिएक्टेंट का नीचे, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सॉलिड स्टेट में रहते थे उनका कंसंट्रेशन 1 लिया जाता था। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे आपका CaO और CO2 क्या है, प्रोडक्ट, और ये आपका क्या है, रिएक्टेंट। तो ये इसका हम लोग Kc लिखते हैं। चलिए प्रोडक्ट आपके पास ऐसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ CaO आपका सॉलिड में है ये, उसके बाद लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ये आपका गैस में है। ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन CaCO3 ये आपका सॉलिड में है। तो अभी हम क्या बता रहे थे, जो सबस्टांस सॉलिड में रहता है उसका कंसंट्रेशन एक्टिविटी 1 होता है। तो चलिए ये सॉलिड है, ये सॉलिड, दोनों का वैल्यू 1 पुट करो। तो कैसे, इनका वैल्यू 1, तो ये आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन CO2 गैस अपॉन ये 1। तो ये 1 1 करके आपका Kc का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2। आपका Kc किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 के बराबर। तो आपका ये आंसर है। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 24 में आपसे पूछा गया है H2O का कंजुगेट एसिड क्या होता है। सुनिएगा, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस, अगर किसी भी सबस्टांस में H+ आयन अगर वो गेन कर रहा है तो वो आपका कंजुगेट एसिड होगा, और H+ आयन अगर लॉस कर रहा है तो वो कंजुगेट बेस होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर H2O है, इसका कंजुगेट एसिड, द कंजुगेट एसिड ऑफ H2O। तो कंजुगेट में आपका इसमें क्या करना है, H+ आयन जोड़ना है। तो H2O है, इसमें H+ अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H3, और वो में एक पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आपका C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ, 25 नंबर आपसे क्या पूछा गया है, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट pH ऑफ द 0.0001 मोलर HCl सॉल्यूशन। इसका pH का वैल्यू निकालना है, जिसमें आपको एसिड का मोलर सॉल्यूशन दे रखा है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, आपका फार्मूला pH निकालने के लिए फार्मूला ये होता है, pH = -log कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ये तो यहाँ पे आपके पास जो दे रखे हैं HCl का जो कंसंट्रेशन है वो आपका 0.0001 मोलर दे रखा है। अगर हम लोग इसी को लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 1 × 10⁻⁴ मोलर HCl। ये आपका 10 मोलर हटा करके ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे HCl है, इसका मतलब क्या हुआ कि H+ आयन का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है वो 1 × 10⁻⁴ मोलर सॉल्यूशन। तो चलिए इस फार्मूला में हम लोग H+ आयन का कंसंट्रेशन पुट करते हैं। अगर pH है -log H+ कितना है बाबू, यहाँ पे 1
इंटू 10 के पावर माइनस 4। अब ये क्या होता है ना, 1 से मल्टीपल होगा तो ये आपका 10 के पावर यही रहेगा, मतलब इसको 10 के पावर माइनस 4। अब हम लोग लॉग का टर्म जानते हैं, जो पावर में वैल्यू रहता है वो आपका आगे आ जाता है। तो चलिए देखते हैं, पी एच इक्वल टू, और ये आपका लॉग बेस 10, यहाँ पे 10 आएगा, लॉग बेस 10 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर ये आपका -4 आगे आ जाएगा, मतलब ऐसे पी एच इक्वल टू -4, और ये पहले से आपका एक माइनस था, इंटू माइनस, और ये लॉग यहाँ पर आपका ये बच जाएगा लॉग बेस 10, और ये 10, इनका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर पी एच इक्वल टू -4 माइनस इंटू ये आपका इनका वैल्यू 1। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे सॉल्व, तो पी एच इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और ये 4 एकम 4, तो पी एच का वैल्यू यहाँ पर 4। इसका एक ट्रिक है बाबू लोग, देखो यहाँ पर जितना भी दिया हुआ रहेगा, दशमलव जितना पहले है, जितना डिजिट के पहले है उतना ही उसका आंसर होगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 था, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। अगर मान लो ऐसे रहता, ध्यान देंगे 0.0001, सॉरी यहाँ पर 201 मोलर सोल्यूशन, तो इसका आंसर पीएच का क्या होता है, देखो कितना है 1 2 3, तो इसका पीएच का वैल्यू कितना होता है 3। अगर मान लीजिए ऐसे रहता 0.01 मोलर सोल्यूशन, तो इसका पीएच का वैल्यू कितना होता, 1 और 1 2 होता। तो ये आप लोग ट्रिक ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आसान है, जितना पहले रहेगा पॉइंट उतना ही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो 25 तक हो गया हम लोगों का, 26 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन है बाबू लोग। 26 नंबर क्या है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है। अगर मान लीजिए आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, अगर H2 का मात्रा बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंट बढ़ा, तो रिएक्टेंट बढ़ा तो ये किधर की ओर शिफ्ट होगा, प्रोडक्ट की ओर, तो रिएक्शन किधर होगा, प्रोडक्ट की तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन विल प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, तो आपका ये होगा, रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट की ओर जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आपका आते हैं 27। इसमें आपसे पूछा गया है ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का। तो अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो जिनका निकालना उसको x मानते हैं। देखिए हाइड्रोजन आपके पास 2 है, हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज 1 होता है, सल्फर को x मान लेंगे। ऑक्सीजन आपके पास 4 है और ऑक्सीजन का -2 होता है, इक्वल टू 0। x का वैल्यू फाइंड करिए, 2 1 जा 2, x 4 दूनी -8 इक्वल टू 0। x का वैल्यू -8 में 2 गया -6, उधर जाएगा तो +6, मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा H2SO4 में सल्फर का वो +6 होगा। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा वीडियो को, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं तो पीछे करके वीडियो को आप लोग चेक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस टाइपिंग है, एक ही माइनस होगा, ठीक है, यहाँ डबल माइनस नहीं, एक माइनस होगा, ठीक। चलिए, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्लोइंग स्पेसिस डज नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब ये 4 ऑप्शन में कौन सा जो है डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो पहले डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं वो सुनो। वैसा रिएक्शन, वैसा रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो, उसको हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर चेक करेंगे जिस मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, उसका सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, मतलब वो डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन वो शो नहीं करेगा। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे डी का Cl को x मानते हैं, ऑक्सीजन 4 है, इसका -2 इक्वल टू ये चार्ज 1, तो यहाँ पर -1, x का वैल्यू -8 -1, x का वैल्यू बराबर -1 + 8, तो x इक्वल टू +7। देखिए क्लोरीन का वैलेंस, क्लोरीन का 8 नंबर है 17, तो 2 8 7। Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो उसका मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है वो 7 हो सकता है। क्या ये 7 से और ज़्यादा में जा सकता है? नहीं, मतलब ये आपका जो है ClO4, इसमें जो क्लोरीन है ये और ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ये रिड्यूस हो सकता है लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, इसलिए ये आपका क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, आईपीएक नेम लिखना है बच्चा, तो पहले इसको खोल करके लिखो, CH3 का होल 3, तो यहाँ पर C लिखेंगे, फिर इसमें एक Cl है, CH3 3 बार है तो एक ऐसे ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो, एक इधर लगा दो।
तो इसमें अगर हम लोग चेक करेंगे पैरेंट चेन, तो पैरेंट चेन हम लोग ये वाला ले लेते हैं ऊपर से नीचे। नंबरिंग चेक कर लेते हैं 1 2 3, ये ब्रांच, ये CL ब्रांच। CL आपके पास 2 पर है, 2। इस मिनट में तीसरी क्वेश्चन होगा करें। चलिए, तो हम लोग कहाँ पर थे? 29 क्वेश्चन नंबर, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर CH3 का होल 3 CCl का नाम। तो पहले इसको हम लोग CCl, इसमें 3 CH3 था, लगा दिए। पैरेंट चेन आपका ये होगा, ये ब्रांच, ये ब्रांच। तो Cl2 पर 2 क्लोरो, CH3 2 पर 2 मिथाइल। पैरेंट चेन में 3 कार्बन, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड, ये Ne। तो इनका नाम होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इनका आंसर B, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चा लोग, तो इसमें हम लोग चेक करते हैं द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर बाबू ऐसे होता है, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, मतलब यहाँ पर ऐसे ये है। अल्टरनेट इसमें डबल बॉन्ड, जिस जगह पे कॉर्नर है वहाँ कार्बन होंगे, और इसके साथ ही साथ यहाँ C और H भी रहता है। तो H को भी हम लोग अभी लिख देते हैं, H छिपा हुआ रहता है। तो छिपा हुआ है तो इसको हम लोग नोट कर रहे हैं इसमें सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए। चलिए देखिए, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड वहाँ सिग्मा देना है, डबल की जगह एक सिग्मा एक पाई। तो उसमें सिंगल सिग्मा सिंगल सिग्मा सिंगल सिग्मा, डबल में सिग्मा पाई, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 पाई। तो आप काउंट करिए, 12 सिग्मा 3 पाई आ रहा है, तो 12 सिग्मा 3 पाई, ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है C, इसमें 2 H है, H H, और एक डबल बॉन्ड वो है, ऐसे है। इसको हम लोग ओपन करके ऐसे लिखेंगे। तो इसका पूछ रखा है हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें फिर से वही काम करना है, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। देखिए, सिंगल में सिग्मा, डबल में एक सिग्मा एक पाई, टोटल सिग्मा की संख्या 3। तो अभी हम कुछ देर पहले ही बताए थे कि अगर 2 सिग्मा है तो sp, 3 सिग्मा है sp2, 4 सिग्मा है sp3। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 सिग्मा sp2, ऑप्शन बी सही होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चा लोग, न्यूक्लियोफाइल हम लोग किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या फिर सेंट्रल एटम में लोन पेयर हो, तो और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कौन नहीं करेगा? तो Cl माइनस करे, Cl प्लस, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म फाउंड इन इसमें CH3 CH2 वो CH3 CH3 एंड CH3 वो CH3 ये। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन, ऑक्सीजन के इधर 2 कार्बन, अल्काइल ग्रुप 2-2 का है, 2-2 कार्बन का। ऑक्सीजन के इधर 1 कार्बन अल्काइल ग्रुप, इधर आपका 3 कार्बन अल्काइल ग्रुप। अगर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप की चैन अलग अलग हो तो उसको हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर मेटामेरिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34। द सब्स्टिट्यूएंट दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं? तो जो अल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम नहीं करेगा। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर आपका जो अल्काइल है, अल्काइल R, ये आपका हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। तो आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का काम कौन नहीं करेगा? तो ये R- अल्काइल ग्रुप नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, अगर हम लोग बात करेंगे 35, तो इसमें देखिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr के साथ रिएक्शन, ये रूल को बोलते हैं MK रूल। MK रूल मतलब मामा का रूल, मामू का रूल, ठीक है। मामू का रूल क्या बोलता है? देखिए, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसका रिएक्शन HBr के साथ है, तो H और Br में देखिए H पॉजिटिव होता है, Br नेगेटिव। तो यहाँ पर बोला जाता है जो Br है वो वहाँ पर जाकर के जुड़ेगा, डबल बॉन्ड में देखना है कि कार्बन, कौन सा कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो ये पहला कार्बन दूसरा, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड,
तो इसमें दूसरा कार्बन में एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर Br जाके जुड़ेगा। पहला कार्बन में 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कौन जुड़ेगा? H। आपको ध्यान देना है, जिस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कम वहाँ नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज जुड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसे होगा CH3 CH, ये डबल से सिंगल हो जाएगा CH2, यहाँ पे Br और यहाँ CH2 से CH3 हो जाएगा। इसका नाम होगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो आपका आंसर 2 ब्रोमोप्रोपेन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 के बाद हम लोग आते हैं 36 नंबर। यहाँ पे द एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम लोग इथाइन समझते हैं आप लोग, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर इसमें वाटर को ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने से क्या होगा, इसका रिएक्शन अगर वाटर के साथ करते हैं 2 मोल वाटर लेंगे तो यहाँ पे वाटर टूटेगा H प्लस OH माइनस। तो ये 2 पाई बॉन्ड जो कमज़ोर बॉन्ड होता है वो टूटेगा और ये H यहाँ पे ऐसे होगा C, इसमें एक H पहले से था, 2 वाटर लिए मतलब 2 H होगा, तो एक H इस पे एक H इसमें, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ये। और यहाँ पे H तो पहले से था, लेकिन ये जो 2 OH है एक इसमें लगेगा और एक इसमें लगेगा। बच्चा लोग अगर एक कार्बन में 2 OH है तो वो आपका अनस्टेबल है। जैसे कि मान लो एक बंदा का 2 शादी होता है तो उसके घर में हमेशा कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए उसी तरह यहाँ पर ये भी चीज़ है, एक कार्बन एक बंदा है, इसका 2 शादी हो रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, चीज़ें गड़बड़ होगा। तो इसको अगर सुधार करना है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, हीट करेंगे। और अगर हीट करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर आपका बाहर जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, और ये आपका ये वाला H वाला बॉन्ड और ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये H, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, इथेनॉल। तो ऐसा आपको किस में दिख रहा है, देखो इसी को हम लोग लिख सकते हैं CH3 CHO, तो आपका आंसर होगा D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 37 नंबर। द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए वो प्लेनर होना चाहिए, उसमें डीलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई बॉन्ड का, अल्टरनेट पाई बॉन्ड होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए और हुकल रूल को फॉलो करना चाहिए। मतलब इसमें देखिए क्या होगा, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज वाला होता है तो उसका आंसर ऑल ऑफ दीज मैक्सिमम चांस में हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर देखिए CH3Cl अल्काइल हैलाइड है, CH3Cl अल्काइल हैलाइड है, इनका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ और प्रेजेंस में ड्राई ईथर लिया गया है, तो यहाँ पर अल्केन बना। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, तो इस रिएक्शन को ऊर्ज रिएक्शन बोलते हैं। देखिए रिएक्शन लिख रखा है, उसका नाम पूछा है, जिसको ऊर्ज रिएक्शन। नेक्स्ट 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, रेजोनेंस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है, हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से होता है, लेकिन जो डिस्टिलेशन है इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई भी काम नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कौन नहीं है, डिस्टिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्टिलेशन। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बच्चा लोग। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 40। इसमें क्या है, आपसे बोला गया है, देखिए इसको हम लोग ओपन करके लिखते हैं CH3, तो CH3 को हम लोग ऐसे H CH2 ऐसे, और एक आपका वो H है। इसका रिएक्शन अगर हम लोग H2SO4 के साथ करते हैं, H2SO4 कौन का H2SO4, और हीट 443 केल्विन में अगर करते हैं तो आपका क्या होगा, देखिए ये OH आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये जिस कार्बन में उसको बोलते हैं अल्फ़ा, इसके बगल वाला कार्बन को बीटा बोलते हैं। तो अल्फ़ा से OH निकलेगा और बीटा से H और OH आपका बाहर जाएगा H2O। अब देखिए यहाँ पर C, इसमें एक और एक 2 हाइड्रोजन बच रखा है, तो ये बन जाएगा आपका CH2। फिर यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, मतलब सॉरी ये वाला बॉन्ड और ये आधा आधा बॉन्ड यहाँ एक पहले से था, एक और डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये C, इसमें एक और एक 2 बॉन्ड CH2। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कार्बन 1 और 1 2, हाइड्रोजन 2 और 2 4, प्लस C2H4, तो C2H4 ये रहा।
तो बाबू लोग इनका हम लोग आंसर भी जैक बोर्ड ने आंसर इसका जारी कर रखा है। तो चलिए आंसर हम लोग लास्ट में यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सभी का आंसर आप लोग मिला लेना, है ना। यहाँ पे आंसर आपका है, एक बार आप लोग आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए थैंक यू, आज का क्लास यहीं तक, ठीक है।